वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया कई तानाशाहों के जुल्मों तले दबी थी। मैसेकेर और पब्लिक एग्जीक्यूशंस एकदम आम हो गए थे। लोगों को मारना, पब्लिक मैसेकेर और जूइश के ऊपर हुए जुल्मों की जब भी बात होती है, अक्सर दिमाग में एडोल्फ हिटलर का ही ख्याल आता है। लेकिन आज की कहानी एडोल्फ के उस सोल्जर की है जिसने हिटलर के हॉलोकॉस्ट और जूइश लेबर कैंप्स जैसी कल्पनाओं को शक्ल दिया। हिटलर का यह ऑफिसर न केवल नाज़ीज के अत्याचारों को आकार दे रहा था, बल्कि इसने जूइश को मारने, उन्हें डिपोर्ट करने जैसे कई काम किए और हिटलर की नजरों में ऊंचा बना। नाम था एडोल्फ आइकमैन, नाज़ी पार्टी का एक हाई रैंक ऑफिसर जिसने लाखों यहूदियों को जान से मार दिया। 19 मार्च 1906 को जर्मनी के सोलिंजन टाउन के एक मिडिल क्लास फैमिली में ऑटो एडोल्फ आइकमैन का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम एडोल्फ कार्ल आइकमैन था, जो बुक कीपर होने के साथ साथ कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट के हेड थे, और इसके मां का नाम मारिया आइकमैन था। कार्ल और मारिया के तीनों बच्चों में से आइकमैन सबसे बड़ा था। 1913 में एडोल्फ के पिता की नौकरी ऑस्ट्रिया के एक कमर्शियल मैनेजर के तौर पर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में लग गई, जिसके बाद उसके पिता फैमिली को पीछे छोड़कर अकेले ऑस्ट्रिया चले गए। लेकिन फिर 1914 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरा परिवार ऑस्ट्रिया चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ही 1916 में आइकमैन की मां मारिया की डेथ हो गई और उसके पिता ने एक डिवोटेड प्रोटेस्टेंट मारिया जॉर्जल से शादी कर ली। एडोल्फ ने ऑस्ट्रिया के लिंज शहर में मौजूद केसर फ्रांस जोसेफ स्टेट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। इसी स्कूल में 17 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने भी पढ़ाई की थी, और ये स्कूल ही पहली कड़ी थी जिसके कारण आइकमैन का नाज़ी से जुड़ाव शुरू हुआ। इसके बाद एडोल्फ ने यहाँ वायलिन बजाना सीखा और कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स और क्लब्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो एक स्काउट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था जिसमें कुछ बड़े उम्र के लड़के भी शामिल थे, और वो राइट विंग मिलिशिया से जुड़े हुए थे। आगे चलकर आइकमैन भी इस बटालियन से जुड़ गए। पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण उसके पिता ने उसे स्कूल से हटा दिया और थोड़े ही टाइम बाद मैशीनेबाउ और ओकबाउ वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन कराया। परंतु एडोल्फ ने वहां से भी बिना कोई डिग्री लिए कॉलेज छोड़ दिया और अपने पिता के अंटर्सबर्ग माइनिंग कंपनी में कई महीनों तक काम किया। फिर 1925 से 1927 तक अपर ऑस्ट्रियन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया, जिसके बाद उसने 1927 से लेकर 1933 तक साल्जबर्ग के वैक्यूम ऑयल कंपनी एजी में डिस्ट्रिक्ट एजेंट के तौर पर काम किया। पिता के माइनिंग कंपनी में काम करने के दौरान उसने हर्मेंस हिल्स राइट विंग वेटरन्स मूवमेंट ज्वाइन किया और नाज़ी पार्टी के सारे मुद्दों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू किया, जिसके बाद उसकी दिलचस्पी नाज़ी पार्टी में और ज्यादा बढ़ गई। फिर 1 अप्रैल 1932 को एक करीबी अर्नेस्ट कॉल्टनब्रूनर को, जो एक लोकल एसएस लीडर थे, उनके सलाह पर नाज़ी के ऑस्ट्रियन ब्रांच में भर्ती हो गया। एसएस में मेंबरशिप मिलने के तुरंत ही बाद उसने एसएस स्ट्रैंडेड 37 रेजिमेंट को ज्वाइन किया, जिसका काम नाज़ी के स्पीकर्स को रैली के दौरान सेफ रखने का था। एसएस में रहने के साथ वो ऑयल कंपनी में भी काम कर रहा था, किंतु 1933 में हिटलर के चांसलर बनने के बाद जब सत्ता उसके हाथों में आई तो उसने अपने मूवमेंट्स को काफी एक्टिव कर दिया। लेकिन इस वक्त तक ऑस्ट्रिया जर्मनी के मूवमेंट्स का साथ नहीं देना चाहता था, इसीलिए हिटलर ने ऑस्ट्रिया में एक्टिव सारे नाज़ी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज को बंद करवा दिया। साथ ही ये दौर ग्रेट डिप्रेशन का था, जिसके वजह से पूरा यूरोप मंदी के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में ऑस्ट्रिया में भी फैक्ट्रीज बंद हो रहे थे। इसी दौरान वो ऑयल कंपनी जहां आइकमैन एम्प्लॉयड था, उसने भी अपने कई एम्प्लॉयज को फायर किया, जिसमें से एक आइकमैन था। इसके बाद आइकमैन ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के पसाउ शहर में चला गया। यहाँ उसने एसएस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अगस्त में उसे क्लॉस्टर लेचफेल्ड भेज दिया गया, जिसके ठीक एक महीने बाद आइकमैन एसएस लियाजन टीम के लीडर के तौर पर वापस लौटा, जिसमें 8 लोग थे। इनका काम ऑस्ट्रियन नाज़ी पॉलिटिशियंस को गाइड करना था और दिसंबर तक सीक्रेटली नाज़ी प्रोपेगेंडा को ऑस्ट्रिया तक पहुंचाना था। आइकमैन ने जब ये काम पूरा किया तब उसे ड्यूचलैंड रेजिमेंट का स्क्वाड लीडर बना दिया गया। 1934 में आइकमैन के रिक्वेस्ट पर उसे सिचरहीट्सडीन्स्ट के तौर पर फ्री मैंसन्स के सब ऑफिस में रख लिया गया, जहां उसने एंटी मैसनिक एग्जीबिशन रखा जो बेहद पॉपुलर हुआ, जिसमें हरमैन जोरिंग, कॉल्टनब्रूनर जैसे कई लोग गेस्ट के तौर पर आया करते थे, जिसके कारण आइकमैन की पॉपुलैरिटी नाज़ीज में काफी बढ़ गई और इस चीज ने आइकमैन को उसके करियर का पहला ब्रेक दिया।
जब मिल्डेनस्टीन ने बर्लिन के हेडक्वार्टर में मौजूद जूइश डिपार्टमेंट के लिए उसे इनवाइट किया था। आइकमैन ने हिब्रू और यिडिश लैंग्वेज की पढ़ाई की और जूइश के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच 21 मार्च 1935 को आइकमैन की वेरोनिका लेबल से शादी हुई। शादी के एक साल बाद 1936 में इसे एसएस के सेकंड लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। 1933 से 1939 तक नाजीज ने जूइश लोगों को जर्मनी से बाहर भगाने के लिए कई उपाय अपनाए। उन पर तरह तरह के जुल्म किए, उन्हें हायर टैक्सेस के बोझ तले दबाया गया और उन्हें किसी भी कीमत पर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। 1939 आते तक आधे से ज्यादा जूइश लोगों ने जर्मनी छोड़ दिया। इस टाइम पर आइकमैन और उसके सीनियर हर्बर्ट हेगन को पैलेस्टीन भेजा गया, जहां उन्हें जूस के इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन लेकर रिपोर्ट तैयार करनी थी। फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ दिनों बाद इजिप्ट के कायरो शहर में ये दोनों गए, जहां इनकी डील एजेंट फीवल पोक से हुई, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि पोल्क्स ने ज्यादा जूइश को छोड़ने की मांग की और उनके हर एक परिवार को 1000 यूरोस देने को कहा, जो नाजीज के लिए उनके राइक पॉलिसी के हिसाब से मंजूर नहीं था। इन सब चीजों के बीच जुलाई 1938 में आइकमैन की प्रमोशन वियना में फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो गई, जहां इसका काम ऑस्ट्रिया से राइक तक जूइश इमिग्रेशन को ऑर्गेनाइज करने का था। और तभी इसने 1 लाख जूस को माइग्रेट किया। 1 सितंबर 1939 के कुछ ही दिनों के बाद नाजीज की पॉलिसी जूइश इमिग्रेशन से चेंज होकर फोर्स डिस्प्लेसमेंट में बदल गई। हिटलर के ऑर्डर्स पर इस पूरे काम को करने के लिए एसडी के हेड राइनहार्ड हेड्रिच ने अपने फोर्सेस और सिपो यानी सिक्योरिटी पुलिस को मिलाकर एक फोर्स बनाई, जिसका नाम रखा गया RSHA, राइक सिक्योरिटी मेन ऑफिस। अक्टूबर 1939 में आइकमैन को बर्लिन बुलाया गया, जहां उसे राइक सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन का कमांड सौंपा गया और यहां इसे पोलैंड के ओस्ट्रावा और कातोवाइस सिटी से 70,000 से 80,000 जूस को डिपोर्ट करना था। नाजी गवर्नमेंट का आइकमैन को इस काम के लिए सेलेक्ट करना कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि इस इंसान ने पहले भी जूस की मास डिपोर्टेशंस की थी। ज्यादातर जूस को ऐसे जगहों पर छोड़ा जा रहा था जहां ना पीने के लिए पानी था और ना ही खाने का एक दाना, जिस वजह से अक्टूबर 1939 में लगभग 5,000 जूस की मौत हुई। इसके बाद हिटलर ने एक और फैसला लिया, जिसके अकॉर्डिंग डिपोर्टेशन के लिए ट्रेन इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें आर्मी के लिए यूज किया जाए। और इस डिसीजन के बाद जूस लोगों को नजदीकी लेबर कैंप्स में गुमराह करके आइकमैन द्वारा भेजा जाने लगा। आइकमैन ने इन सारे कामों को बखूबी किया था, जिसके लिए हेड्रिच ने इसे स्पेशल एक्सपर्ट का खिताब देते हुए RSHA के सब डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। इसके बाद आइकमैन को सारे जूस को डिपोर्ट करने की और उनके प्रॉपर्टीज को सीज करके उन्हें अलग अलग कैंप्स में भेजने की जिम्मेदारी दे दी गई। अप्रैल 1941 को 63,000 जूस को जब गवर्नमेंट कैंप्स में डिपोर्ट किया जा रहा था, तब उस वक्त काफी भारी मात्रा में लोगों की मौत हुई, जिसका इल्जाम आइकमैन पर लगाया गया। पर उसने ट्रेन की हालत और वॉर के कारण खराब हालत को जिम्मेदार बताते हुए इस बात को रफा दफा कर दिया। सारे बड़े शहरों में गेटोस बनवाया गया, जहां पर रहने वाले लोगों से जबरदस्ती काम करवाए जाते थे। लोगों को खाने की कमी थी, ना उन्हें कोई कपड़े दिए जाते थे जो उन्हें ठंड से बचा सके। और कुछ जगहों पर नाजी साइंटिस्ट इन गेटोस में मौजूद लोगों पर अलग अलग तरीके से डेथ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इस तरह से आइकमैन ने यहूदियों का जीवन बिल्कुल दयनीय कर रखा था। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन को इन्वेड कर लिया था और यहाँ रह रहे जूइश लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर मारा जा रहा था। ये सारे रिपोर्ट्स के डिटेल्स हमेशा आइकमैन के पास जाते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद जुलाई में फाइनल सॉल्यूशन प्रोजेक्ट निकाला गया, जिसके हिसाब से जूस लोगों को स्लेव बना लिया जाता था और फिर उनसे बहुत तरह के काम लिए जाते थे और अंत में उन्हें मार दिया जाता था। ऐसे करने के पीछे हिटलर सरकार के पास 2 वजह थी। पहली कि वो जूइश कम्युनिटी को पसंद नहीं करते थे और दूसरी, इन्हें माइग्रेट करने में और इनके देखरेख में काफी पैसे खर्च हो सकते थे, जो नाजी गवर्नमेंट करना नहीं चाहती थी। 1942 में बैटल ऑफ मॉस्को हारने के बाद हिटलर ने ऑर्डर जारी कर दी थी कि सारे जूस लोगों को जल्द से जल्द मार दिया जाए। हालांकि इन सारे जूस हॉस्टेजेस को मारने का काम वॉर के बाद किया जाना था। इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए आइकमैन को उसके करियर का सबसे बड़ा पोजीशन दिया गया, जो था लेफ्टिनेंट कर्नल का। इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वार्नसी कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें नाजी गवर्नमेंट के सारे हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को बुलाया गया। आइकमैन भी यहाँ मौजूद था,
जिसने नाजी द्वारा जीते गए यूरोप के सारे हिस्से में जूइश के आंकड़ों का रिपोर्ट बनाकर राइनहार्ड हेड्रिच को दिया था। इसके बाद आइकमैन के अंडर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, जिसका नाम ऑपरेशन राइनहार्ड रखा गया। इसके मुताबिक सारे जूइश लोगों को डेथ कैंप्स भेजना था, जिन्हें यूरोप इन्वेजन के समय बंदी बनाया गया था। इसमें ऑपरेशन में मुख्यतः पोलैंड में रह रहे जूइश लोगों को मारना था। इसमें ऑक्यूपाइड पोलैंड के सभी हिस्सों में रह रहे जूइश लोगों को पकड़कर गैस चेम्बर्स या लेबर कैंप्स में भेजे जाने का प्लान था। 1943 तक इस ऑपरेशन के तहत लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यूरोप के इतिहास में जूइश लोगों के साथ इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट कभी नहीं हुआ था। 19 मार्च 1944 को जर्मनी ने हंगरी को हराकर उस पर कब्जा कर लिया गया और उसी दिन आइकमैन और कुछ हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को वहां भेज दिया गया। इनके काम उन सारे हंगरी में रह रहे जूस को डेथ कैंप्स में डिपोर्ट करने का था, जहां इन्हें गुलाम के तौर पर रखा जाता था या फिर उन्हें तड़पाकर मारने के लिए गैस चेम्बर्स में भेजा जाता था। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल में शुरू किया गया, जहां हर दिन 4 ट्रेन में करीबन 3000 लोगों को इन कैंप्स में डिपोर्ट किया जा रहा था। जुलाई 1944 आते तक आइकमैन की टीम्स ने लाखों जूइश लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी साल अगस्त में आइकमैन को कमांडो स्क्वाड को लीड करने का मौका मिला, जहां उसने हंगेरियन बॉर्डर पर मौजूद 10,000 फंसे जर्मनी हॉस्टेजेस को सेफली निकाला, जिसके लिए आइकमैन को नाजी गवर्नमेंट द्वारा 2nd क्लास आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस साल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आइकमैन ने करीबन 10,000 जूस लोगों को बड़े ही बेरहमी से 210 किलोमीटर तक चलने पर मजबूर किया, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। ऐसे कई घटना को अंजाम देने के बाद 1945 में जब हिटलर की सेना हारने लगी और उन्हें सरेंडर करने को कहा जाने लगा, तब 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद 7 मई को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और फिर कई नाजी ऑफिसर्स या तो मारे गए या फिर कैद कर लिए गए। जब आइकमैन ने ये सारी चीजें देखनी शुरू की तो उसने सबसे पहले बर्लिन जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाए, जिसमें उसके सारे क्रिमिनल ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन थी। जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर के बाद यूएस ट्रूप्स ने नाजी के इस चीफ एग्जीक्यूशनर अडोल्फ आइकमैन को अरेस्ट कर लिया। यूएस ट्रूप्स के प्रिजनर कैंप में कुछ वक्त समय गुजारने के बाद ऑटो एकमैन के नाम पर आइकमैन एक नकली पासपोर्ट और आइडेंटिटी के सहारे वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद जब उसे अपने इस फेक आइडेंटिटी के रिवील होने का पता चला तो उसने अपनी पहचान दोबारा से बदलकर ऑटो हेनिंगर कर ली और कई महीनों तक भटकता रहा। फिर 1948 में आइकमैन ने रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से लैंड की परमिट हासिल की, जिसके बाद उसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से 1950 में ह्यूमैनिटेरियन पासपोर्ट मिल गया। इसके 7 साल बाद तक आइकमैन जर्मनी में अपनी फेक आइडेंटिटी के बदौलत रहा। इसके बाद उसने फाइनली 1958 में अर्जेंटीना का रुख कर लिया, जहां उसने एक कॉमन मैन की तरह अपनी लाइफ रीस्टार्ट करी। लेकिन हॉलोकॉस्ट के उस नाजी ऑफिसर को जूइश कैसे भूल सकते थे, जिसने लाखों जूइश को मौत के घाट उतार दिया हो। 1958 के बाद आइकमैन को एक मोटर कंपनी में जॉब मिल गई थी और वो एक कॉमनर की तरह फैमिली के साथ रहने लगा था। लेकिन आइकमैन ने जितने बेहद संगीन जुर्म किए थे, इसलिए उसे पकड़कर सजा देना बेहद जरूरी था। एलाइज नेशन के कई खुफिया एजेंसीज जिसे अब जूइश ऑफिसर्स ऑपरेट कर रहे थे, वो सब एडोल्फ आइकमैन की खोज में लगे हुए थे। कई सरकारी खुफिया एजेंसी के साथ साथ हॉलोकॉस्ट के शिकार हुए कुछ सर्वाइवर्स भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। इस दौरान लॉथर हर्मन, जो कि एक जूइश जर्मन थे, उनकी बेटी सिल्विया एक लड़के को डेट कर रही थी जिसका नाम क्लॉज आइकमैन था और वो अक्सर अपने फादर के नाजी होने के बारे में और उनके द्वारा अत्याचार के बारे में बताया करता था। इस बात से हर्मन को शक होने लगा और उसने अपनी बेटी को आइकमैन की तस्वीर दिखाते हुए उसके घर जाकर उसके बारे में पता करने को कहा। जब सिल्विया ने क्लॉज के घर जाकर देखा तो उसे पता चला कि जिस आदमी ने अभी घर का दरवाजा खोला है वो अडोल्फ आइकमैन ही है। इसके बाद सिल्विया ने अपने पिता हर्मन को इस बारे में बताया, जिसके बाद हर्मन ने ये जानकारी इजराइल को दी। 1957 में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद को खबर मिली कि आइकमैन अर्जेंटीना में नकली पहचान के साथ रह रहा है। इस खबर के मिलते ही मोसाद के डायरेक्टर आइजर हरेल ने सारे सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया और इंफॉर्मेशन के सही होने के बाद पीएम डेविड बेन गुरियन को ये खबर दी, जिसके बाद पीएम गुरियन ने पहले तो आइकमैन को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का ऑर्डर दिया, बट थोड़ी देर बाद डिसीजन को चेंज करते हुए उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहा।
इसके बाद 1960 में मोसाद के 4 खुफिया एजेंट्स अर्जेंटीना पहुंचते हैं और आइकमैन पर निगाह रखने लगते हैं और फाइनली थोड़े ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे अर्जेंटीना में मौजूद मोसाद के ठिकाने पर लाया गया, जहां उसके कपड़े उतारे गए और उससे तहकीकात शुरू की गई। इस दौरान आइकमैन ने किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं की। फिर उसका नाम पूछा गया। पहली बार में उसने अपना नाम रिकार्डो क्लेमेंट बताया। फिर दोबारा से उसका नाम पूछा गया तो इस बार थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने अपना नाम ऑटो हेनिंगर बताया। और तीसरी बार जब एजेंट्स ने और डराते हुए नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, एडोल्फ आइकमैन। इसके बाद उससे कई सारे सवाल पूछे गए, जिसमें उसके माँ बाप का नाम, उसके टोपी और जूते का मेजरमेंट और नाजी पार्टी से मिला बैच नंबर जैसे सारी चीजों की जानकारी ली गई। आइकमैन ने इन सब का जवाब दिया और चुपचाप किसी स्टैचू की तरह पड़ा रहा। जब आइकमैन को इजराइल लाया गया तो उसे शुरुआत के 9 महीने के लिए यागुर के पुलिस स्टेशन में रखा गया। इस बीच इजराइल की जनता ये नहीं चाहती थी कि आइकमैन को कोर्ट के फैसले तक बिना सजा दिए रखा जाए, और इसी दौरान इजराइल की पुलिस ने आइकमैन की इंटेरोगेशन शुरू की, जिसमें शुरुआत के कुछ एविडेंसेस तो काम नहीं आए, पर जब कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिसने आइकमैन की सारी जुर्म को बयान किया तो उसने अपने डिफेंस में ये कहा कि वो एक एम्प्लॉय था, जिस कारण उसके पास कोई पावर नहीं था। वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा था और इसीलिए वो अपने आप को दोषी नहीं मानता। आइकमैन की ट्रायल 11 अप्रैल 1961 में जेरूसलेम के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई। आइकमैन के ऊपर 15 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, जिसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मेंबरशिप इन अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट द जूइश पीपल जैसे कई और चार्जेस लगाए गए थे। इजराइल की सरकार ने मीडिया कवरेज के लिए अरेंजमेंट्स किए, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के सारे जाने माने न्यूज चैनल्स वहां मौजूद थे, जिसकी वजह से ये ट्रायल जेरार्ड बेहर सेंटर जेरूसलेम में रखा गया। इस बीच आइकमैन को एक बुलेट प्रूफ कांच में बिठाया गया, क्योंकि लोगों का गुस्सा उस वक्त आइकमैन के ऊपर 7वें आसमान पर था और इसीलिए उस पर अटैक्स होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। प्रोसिक्यूटर हॉसनर ने 100 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और करीबन 112 विटनेसेस जो हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स थे उन्हें कोर्ट बुलाया। फिर ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें और कई सारे सबूत जो आइकमैन के खिलाफ थे उसे पेश किए गए। इसी दौरान एक जर्मन लॉयर ने आइकमैन केस को डिफेंड करने के लिए इजराइल आने की अपील की। उस वक्त तक इजराइल में नए इजरायली लॉयर्स को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आइकमैन के केस के समय ये रूल बदला गया। डिफेंस में लॉयर सर्वेटियस ने आइकमैन को इजराइल गवर्नमेंट से आइकमैन को माफी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन इस अपील को हॉसनर ने खारिज करवा दिया। इसके अलावा हॉसनर ने यह भी इल्जाम लगाया कि आइकमैन उन सारे जगहों पर मौजूद था जहां जूइश लोगों को मारा जा रहा था, जिसके बचाव में आइकमैन ने कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसने ये भी कहा कि लोगों को कैंप तक पहुंचाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, जिसका उसे अफसोस भी था, पर उसके बाद उस कैंप में जो भी होता था वो उसके लिए अपने आप को गिल्टी नहीं मानता था। हॉसनर ने एक सबूत पेश किया जिसमें 1945 में आइकमैन ने कहा था कि जब वह अपने कब्र में जाएगा तो उसे इस बात की खुशी होगी कि उसने 5 मिलियन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। इसके बचाव में फिर आइकमैन ने कहा कि वो उन 5 मिलियन लोगों की बात कर रहा था जो उसके देश के दुश्मन थे, पर अब जजेस ने इस सवाल को दोहराया तो उसने कबूल किया कि वो 5 मिलियन और कोई नहीं बल्कि जूइश लोगों की बात कर रहा था। 14 अगस्त 1961 को ट्रायल खत्म हो गया और सारे बयानों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आइकमैन ने ये सारे जुर्म किसी पर्सनल रीजन से नहीं की थी, पर वो लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार था। आइकमैन उन सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था जिसे नाजी सरकार ने किया था और वो हॉलोकॉस्ट का प्लानर भी था। इन सारे एविडेंस को देखते हुए 12 दिसंबर को आइकमैन को हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया।